नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जो है। दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि। तो दोस्तों, भारतीय कृषि के बारे में जो है आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, यदि हम कल की बात की जाए तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था, जिनमें से हमने जाना था दोस्तों राज्य वाइज देखे थे हमने कौन से बांध जो है किस स्टेट में पड़ते हैं, जिनमें से हमारे दो चार स्टेट रह गए हैं। तो पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा में हीराकुंड बांध पड़ता है जो कि महानदी पर है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। तमिलनाडु में मैट्टूर बांध पड़ता है जो कि कावेरी नदी पर है। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं और उसके बाद जो है हम आगे की चर्चा करेंगे यानी इंडियन कृषि के बारे में। तो कल का टॉपिक देख लेते हैं। कल के टॉपिक की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे। कल का टॉपिक कौन सा है? बांधों का है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा बांध है। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है दोस्तों दो बांध है। एक तो सबसे पहले बात करेंगे रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना या रिहंद बांध। तो दोस्तों इनको बांध परियोजना या डैम भी कहा जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज जो है नहीं होना है। तो ये किस नदी पर है? सोन नदी। याद रखें दोस्तों, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर है। कहाँ पे? रिहंद नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? रिहंद नदी पर है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना, किसाऊ परियोजना की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये किसाऊ परियोजना कहाँ पे पड़ती है? किसाऊ परियोजना, किसाऊ परियोजना की यदि बात करते हैं तो किसाऊ परियोजना किस नदी पर है? तो किसाऊ परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? तो ये टोंस नदी पर है। कहाँ पे? टोंस नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? टोंस नदी पर पड़ती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड के, उत्तराखंड यानी उत्तराखंड राज्य में जो है कौन कौन सी परियोजनाएं बंधी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे सोंग बांध लिखेंगे, सोंग बांध। सोंग बांध की यदि बात की जाए तो ये किस नदी पर है? सोंग नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? सोंग नदी पर पड़ता है सोंग बांध। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं टिहरी बांध की। टिहरी बांध, टिहरी बांध जो है कहाँ पे पड़ता है? ये टिहरी बांध जो है दोस्तों भागीरथी, भागीरथी व भिलांगना के संगम पर, भिलांगना के संगम पर पड़ता है। कहाँ पे? संगम पर। और साथ ही दोस्तों ये जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? टिहरी बांध है। यदि इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 260 मीटर ऊंचा है और 200 फीटों की यदि बात की जाए तो लगभग 855 मीटर, मीटर नहीं बल्कि 855 फीट ऊंचा है। कौन सा दोस्तों? टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले में पड़ता है, भगीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर जो है ये स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं तमिलनाडु के, तमिलनाडु की यदि बात की जाए तो यहाँ पर पड़ता है दोस्तों मैट्टूर बांध, मैट्टूर बांध। मैट्टूर बांध की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर है? ये पड़ता है दोस्तों मैट्टूर बांध कहाँ पे? कावेरी नदी पर है। पूछा गया क्वेश्चन है मैट्टूर बांध कहाँ पे है, तो ये पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु में। नदी पूछा जाए तो नदी है दोस्तों कावेरी नदी। कौन सी दोस्तों? कावेरी नदी। अब आते हैं दोस्तों उड़ीसा के, उड़ीसा, उड़ीसा की यदि बात की जाए तो उड़ीसा में कौन सा पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों महानदी पर। और ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में, याद रखें दोस्तों संबलपुर जिले में जो है पड़ता है। भारत का सबसे लंबा बांध है,
भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का जो है दोस्तों सबसे लंबा बांध है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, भारत का जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत के सबसे लंबे बांध की यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों हीराकुंड बांध। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो लगभग दोस्तों जो इसके कंक्रीट वाला भाग है उसकी लंबाई 4800 मीटर, और इसके संपूर्ण लंबाई की बात की जाए तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है हीराकुंड बांध की, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। अब आते हैं दोस्तों कहाँ के, तेलंगाना के देख लेते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना में कौन कौन से बांध हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सिंगोर बांध। सिंगोर बांध, सिंगोर बांध की यदि बात की जाए तो ये जो है मंजीरा नदी पर है। कहाँ पे, मंजीरा नदी पर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध, तो निजाम सागर बांध कहाँ पे है, ये भी मंजीरा नदी पर है। मंजीरा नदी पर। अब देख लेंगे दोस्तों कदम बांध। कदम बांध, कदम बांध की यदि बात की जाए तो ये कदम नदी पे गोदावरी के संगम पर स्थित है। कदम व गोदावरी के संगम पर स्थित है। और साथ ही दोस्तों ये कदम नदी जो है गोदावरी की सहायक है। गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बांध वाला। तो पहले हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डैम हैं, जैसा रिहंद बांध या रिहंद परियोजना, ये रिहंद नदी पर बनी है, जो कि सोन नदी की सहायक है। रिहंद इसी नदी पर जो है बनी है और ये सोनभद्र जिले में स्थित है। साथ ही किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, टोंस नदी पर। और ये दोनों कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तराखंड की बात करेंगे, सोंग बांध जो कि सोंग नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर, यानी जहाँ पर भागीरथी और भिलांगना नदी आपस में मिलती हैं, तो इन्हीं दोनों के संगम पर बना हुआ है दोस्तों टिहरी बांध, जो कि भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध है। यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले में पड़ता है। और साथ ही दोस्तों इसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन फिटों में पूछा जाए तो 855 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों मैट्टूर बांध, जो कि कावेरी नदी पर है। पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे इसको। अब आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ पे पड़ता है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। और उड़ीसा के संबलपुर जिले में पड़ता है ये हीराकुंड बांध। और भारत का जो है सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है, हीराकुंड बांध है। अब दोस्तों इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई दो तरह से पूछी जाती है। एक तो इसके कंक्रीट वाले भाग की पूछी जाएगी तो 4800 मीटर, लेकिन इसके संपूर्ण भाग की इसकी संपूर्ण लंबाई पूछा जाए तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है हीराकुंड बांध की। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में दोस्तों सिंगोर बांध मंजीरा नदी पर, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर, और कदम बांध ये कदम पे गोदावरी नदी के संगम पर, यानी जहाँ पे कदम नदी और गोदावरी नदी आपस में मिलती हैं, तो इन दोनों के संगम पर बना हुआ है ये कदम बांध। तो ये आपको याद रखना है। और ये कदम नदी गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे हम अपना नया टॉपिक डाल लेते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि के बारे में जानने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे भारतीय कृषि। भारतीय कृषि, और भारतीय कृषि के बारे में आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है इंडियन एग्रीकल्चर। दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि की यदि बात की जाए तो भारतीय कृषि को जो है ऋतुओं के आधार पर तीन भागों में बांटकर जो है पढ़ा जाता है। तो ऋतु के आधार पर फसलों को जो है तीन भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। तो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी ऋतुओं के आधार पर फसलें, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर
फसलें। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी फसलें हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले हैं सबसे पहले रबी फसलें। रबी फसलें। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे खरीफ की फसलें। खरीफ फसलें। और नंबर 3 पर आती है जायद फसलें। तो ये फसलों को जो है इन 3 भागों में बांटकर जो है पढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों तीनों भागों में अलग अलग, यानी रबी की फसलें कौन सी हैं, खरीफ की कौन सी है, जायद की कौन सी है। तो इस प्रकार जो है तीनों भागों को हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रबी की फसलें। रबी की फसलें, इनके बोने का समय, इनके मानसून का समय और इनके कटाई का समय सब कुछ देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे रबी की फसलों की। तो दोस्तों रबी की फसलों की यदि बात की जाए तो इनकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कटाई की बात करेंगे तो मार्च अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है। और ये किस सीजन की फसलें हैं, शीतकालीन फसलें हैं। इनकी यदि बात की जाए तो ये किस मानसून की फसलें हैं, शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से इनको लाभ मिलता है। और साथ ही दोस्तों रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, राई व सरसों, ये सभी जो हैं रबी की फसलें जो है कहलाती हैं। तो दोस्तों अब इनको यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। बुवाई का समय। बुवाई का समय। बुवाई के समय की यदि बात की जाए तो इनको कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में जो है इनको दोस्तों बोया जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कटाई का समय। कटाई का समय यानी हार्वेस्टिंग का समय कब होता है दोस्तों, मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में इनको काटा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काल की, यानी किस काल की या किस सीजन की फसलें हैं, शीतकालीन फसलें। शीतकालीन फसलें। कैसी फसलें हैं दोस्तों, शीतकालीन फसलें। आप दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे मानसून की, यानी किस मानसून की फसलें हैं ये। तो यहाँ पे हम बात करेंगे शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। शीतकालीन 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 पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। वर्षा से लाभ मिलता है, लाभ जो है मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे रबी की फसलें। रबी की फसलें। तो कौन कौन सी फसलें हैं जिनको हम रबी की फसलें कहते हैं, जिनकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई की बात की जाए तो मार्च अप्रैल में की जाती है। तो जैसे दोस्तों गेहूँ हो गई। गेहूँ आप सभी को पता है, गेहूँ जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। जौ हो गई, जौ। चना हो गया। और साथ ही दोस्तों मटर हो गई, मसूर, ये मसूर हो गई। साथ ही दोस्तों आलू, आलू हो गई। सरसों हो गई। क्या हो गई दोस्तों, सरसों। और साथ ही दोस्तों राई हो गई। राई कौन सी दोस्तों, राई। और साथ ही दोस्तों अलसी। तो ये सभी कैसी फसलें हैं, ये सभी जो हैं रबी की फसलें हैं, यानी इनको अक्टूबर नवंबर में जो है बोया जाता है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे खरीफ की फसलों की। तो कौन सी जो है खरीफ की फसलें हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें आप देखेंगे दोस्तों, खरीफ की फसलों की बुआई कटाई का समय देख लेते हैं। और कौन कौन सी फसलें जो है खरीफ की फसलों में आती हैं तो इनको देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों बुवाई का समय। बुवाई का समय यानी किस समय जो है खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है, जून जुलाई में। जून जुलाई में, जून जुलाई में जो है इनकी बुआई की जाती है। और साथ ही दोस्तों कटाई का समय यानी हार्वेस्टिंग का समय, कटाई का समय। कटाई के समय की यदि बात की जाए तो सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। सितंबर सितंबर अक्टूबर में जो है इनको दोस्तों काट लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ये किस काल या किस सीजन की फसलें हैं। तो यहाँ पे वर्षाकालीन फसलें हैं।
वर्षाकालीन फसलें। कैसी फसलें हैं दोस्तों? वर्षाकालीन फसलें। आप दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे मानसून की। कैसी फसलें? मानसून की फसलें हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दक्षिण मानसून कैसा है? दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ मिलता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ मिलता है। दक्षिण पश्चिम से जो है क्या मिलता है दोस्तों? लाभ जो है मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। तो खरीफ की फसलें तो कौन कौन सी फसलें जो है आती हैं खरीफ में, आप देख लेते हैं दोस्तों। जैसे धान हो गई, कौन सी दोस्तों? धान। सोयाबीन हो गई, कौन सी दोस्तों? ये सोयाबीन हो गई। और साथ ही दोस्तों अरहर हो गई, ये अरहर हो गई। साथ ही दोस्तों तिल, मूंग हो गई, कौन सी दोस्तों? तिल, मूंग हो गई। ये उड़द हो गई। साथ ही दोस्तों लोबिया, ज्वार हो गई, कौन सी दोस्तों? ज्वार। रागी, कौन सी दोस्तों? रागी। ये बाजरा हो गया, कौन सा दोस्तों? बाजरा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये मक्का हो गया। कपास, कपास हो गई। मूंगफली, ये मूंगफली हो गई, कौन सी दोस्तों? मूंगफली। वह गन्ना। तो ये सारी जो हैं किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें ये कहलाती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों जायद की फसलें। तो दोस्तों जायद की फसलें और लिख लें, फिर इसके बाद एक साथ इनका रिवीजन कर लेंगे। तो जायद की फसलें, जायद की जायद की फसलों की यदि बात की जाए तो कौन सी जो है जायद की फसलें होती है और इनको बुआई कटाई का समय क्या होता है? तो दोस्तों यदि बात की जाए जायद की फसलों की, तो रबी व खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती हैं। मार्च में बोई जाती हैं और इनकी जून में जो है कटाई कर ली जाती है। ये किस काल की फसलें हैं? ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। और जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, करेला व भिंडी, ये सभी जो है दोस्तों जायद की फसलें कहलाती हैं। लिखेंगे रबी व खरीफ। रबी व खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती है। मध्यवर्ती काल में उगाई जाती हैं। याद रखें दोस्तों, मध्यवर्ती काल में जो है उगाई जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों मार्च में बुवाई करके अप्रैल जून में काट ली जाती है। मार्च में बुवाई करके जून में काट ली जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये किस काल की फसलें हैं। तो ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। ग्रीष्मकालीन फसलें। कैसी फसलें हैं दोस्तों? ग्रीष्मकालीन जो हैं फसलें हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात कर देंगे जायद की फसलें। तो कौन कौन सी हैं जायद की फसलें? जैसे दोस्तों खीरा हो गया, ये खीरा। ककड़ी हो गया, तरबूज, ये हो गया दोस्तों खरबूज। और साथ ही दोस्तों करेला व भिंडी। याद रखें दोस्तों, करेला व भिंडी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अब पहले इनका हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर खाद्य फसलें, नकदी फसलें, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों इनको। यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि की यदि बात की जाए तो दोस्तों ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों को 3 भागों में जो है बांटा जाता है और इनको 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। तो जैसे रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। तो आप दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रबी की फसलें। रबी की फसलों की यदि बात की जाए तो इनकी बुआई का समय होता है दोस्तों, यानी जो रबी की फसलें होती हैं इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कटाई की बात की जाए तो मार्च अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है। और ये किस काल की यानी किस सीजन की फसलें हैं? शीतकालीन फसलें होती हैं।
मानसून की बात की जाए तो शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से इनको लाभ मिलता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब रबी की फसलों में कौन कौन सी आती हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों, राई और अलसी। तो ये सभी जो है दोस्तों रबी की फसलें कहलाती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की और कौन सी जायद की। तो कौन कौन सी फसलें रबी की फसलों में आती हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलों की बुआई के समय की यदि बात की जाए तो इनको जून जुलाई में बोया जाता है। तो जून जुलाई में आपको पता होना चाहिए, धान को, मक्का को, इनको जून जुलाई में ही बोया जाता है। तो ये सब जो है दोस्तों कैसी फसलें हैं, खरीफ की फसलें। इनकी कटाई के समय की बात की जाए सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई की जाती है। और ये किस काल की फसलें हैं, वर्षाकालीन फसलें होती हैं। कैसी दोस्तों, वर्षाकालीन फसलें होती हैं। मानसून की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ मिलता है। कहाँ से दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून से इनको लाभ मिलता है। खरीफ की फसलें जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली व गन्ना। तो दोस्तों ये सभी जो हैं कैसी फसलें हैं, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जायद की फसलें। जायद की फसलों की यदि बात की जाए तो ये जायद की फसलें यानी जो रबी की फसलें और खरीफ की फसलें होती हैं, इनके बीच का जो समय होता है यानी मध्यवर्ती काल में जो इनको उगाया जाता है। यानी मार्च में बुआई करके जून में जो है इनको काट लिया जाता है। तो रबी व खरीफ की फसलों के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती हैं। किस काल की फसलें हैं, ग्रीष्म काल की फसलें हैं। अब जो जायद की फसलें हैं तो इनमें कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे दोस्तों खीरा हो गया, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, करेला और भिंडी। तो ये सभी जो हैं कैसी फसलें हैं, जायद की फसलें हैं। ये आपने देखा होगा जून के मई जून में, और साथ ही दोस्तों अप्रैल में जो है खीरा ककड़ी बहुत ज़्यादा जो है चलता है। तो ये जायद की फसलें होती हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, बागवानी फसलें, वृक्षारोपण फसलें। अब दोस्तों खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं, यानी जिनको हम केवल खाने के उद्देश्य से उगाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा व ज्वार। इनको जो है अधिकतर खाने के उद्देश्य से उगाया जाता है, इसलिए इनको खाद्यान्न फसलें जो है कहा जाता है। तो लिख लेते हैं दोस्तों खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी आती हैं, जैसे दोस्तों चावल हो गया, चावल, ये गेहूँ हो गया, कौन सा दोस्तों, गेहूँ हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मक्का, बाजरा हो गया व ज्वार। तो इन सभी को जो है खाद्य फसलों में रखा गया है, क्योंकि इनको खाने के उद्देश्य से जो है उगाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बागवानी फसलों की। बागवानी फसलें, बागवानी फसलों की यदि बात की जाए तो किन को जो है बागवानी फसलों के रूप में उगाया जाता है, सेब व नाशपाती को, सेब व नाशपाती, नाशपाती याद रखें दोस्तों, नाशपाती। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नकदी फसलों की। नकदी फसलें यानी जिनको जो है दोस्तों हम मार्केट में बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं, तो उनको नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप जो है कहा जाता है। जैसे दोस्तों कपास हो गई, जैसे कपास, जूट हो गई, गन्ना व तंबाकू। तो दोस्तों इन फसलों को जो है मार्केट में बेचने के उद्देश्य से जो है उगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इनको जो है नकदी फसलें या कैश क्रॉप जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वृक्षारोपण फसलें। वृक्षारोपण फसलें, वृक्षारोपण फसलों में यदि कौन सी फसलें आती हैं, तो यहाँ पे कॉफ़ी और चाय याद रखें दोस्तों, कॉफ़ी या चाय, कॉफ़ी, ये दोनों फसलें जो हैं बाग वृक्षारोपण फसलों में जो है आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ बोर्ड एवं मुख्यालय। जैसे दोस्तों कुछ बोर्ड हैं, जैसे कॉफ़ी बोर्ड है, तो इनके मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टम केरल में है, मसाला बोर्ड का कोचीन केरल में। तो इनको जो है दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आगे की जो है बात करेंगे। तो लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ एक तरफ बोर्ड लिख लेते हैं और एक तरफ जो है मुख्यालय लिख लेते हैं। मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर, तो इनको लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कॉफ़ी बोर्ड की। कॉफ़ी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड की यदि बात की जाए तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में जो है कॉफ़ी बोर्ड
स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रबर बोर्ड की। रबर बोर्ड कहाँ पे है? कोट्टायम केरल में। कोट्टायम केरल में। कहाँ पे दोस्तों? कोट्टायम केरल में है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मसाला बोर्ड की। बात कर लेते हैं मसाला बोर्ड कहाँ पे पड़ता है? मसाला बोर्ड है दोस्तों कोचीन केरल में। कोचीन केरल में जो है क्या है? ये मसाला बोर्ड है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तंबाकू बोर्ड के बारे में। तंबाकू बोर्ड की यदि बात की जाए तो ये तंबाकू बोर्ड कहाँ पे पड़ता है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। गुंटूर आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। और साथ ही दोस्तों नए नाम की यदि बात की जाए, नया नाम यानी जो तंबाकू बोर्ड का नया नाम की बात करते हैं तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान संस्थान। तो ये क्या है दोस्तों? ये जो है तंबाकू बोर्ड का नया नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चाय बोर्ड की। चाय बोर्ड की यहाँ पे हम बात करते हैं तो कोलकाता में है। याद रखेंगे दोस्तों, कोलकाता में। यानी जो चाय बोर्ड का जो है मेन मुख्यालय है वह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। लेकिन इसके दो मुख्यालय और हैं, ये छोटी छोटी ब्रांच हैं, जैसे असम जोरहाट में, यानी असम के जोरहाट में। ये असम के जोरहाट में। एक है दोस्तों तमिलनाडु के कुन्नूर में। तमिलनाडु के कुन्नूर में। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु के कुन्नूर में। आप दोस्तों यहाँ से आपसे कोई सा भी चाय बोर्ड का मुख्यालय पूछा जा सकता है, चाहे को मेन वाला कोलकाता भी दिया हो सकता है, या छोटी छोटी इसकी ब्रांचें कोलकाता, असम वाला और तमिलनाडु वाला। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो दोस्तों दो चार पॉइंट और लिख लेते हैं, इसके बाद एक साथ इसका रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों रेशम कीट पालन किया जाता है। रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर में क्या किया जाता है? रेशम कीट पालन किया जाता है। और साथ ही दोस्तों एपीकल्चर की यदि बात की जाए, एपीकल्चर में क्या किया जाता है? मधुमक्खी पालन क्या किया जाता है दोस्तों? मधुमक्खी पालन जो है किया जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वीटी की। वीटी कल्चर में क्या? अंगूरों की खेती की जाती है, या अंगूर का उत्पादन जो है किया जाता है। क्या दोस्तों? अंगूर का उत्पादन जो है किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पीसी कल्चर की। पीसी कल्चर में जो है मछली पालन किया जाता है। क्या? मछली पालन जो है किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एरोपोनिक्स की। एरोपोनिक्स की यदि बात की जाए तो इसमें क्या किया जाता है? हवा में पौधों को उगाना। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स की यदि बात की जाए तो दोस्तों जल में पौधों को उगाना। जल में पौधों को उगाना। तो दोस्तों अब इनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं। जैसे चावल हो गए, गेहूँ, मक्का, बाजरा और ज्वार, इनको खाने के उद्देश्य से उगाया जाता है, इसलिए इनको खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। बागवानी फसलों में सेब, नाशपाती को उगाया जाता है। नग यहाँ पे दोस्तों नकली नहीं, नकदी फसलें। यहाँ पे हम बात करेंगे
नकदी फसलें याद रखें दोस्तों, नकदी फसलें जैसे कपास, जूट, गन्ना और तंबाकू। वृक्षारोपण फसलों में चाय, कॉफ़ी याद रखें दोस्तों, कॉफ़ी चाय। अब कुछ बोर्ड एवं उनके मुख्यालय आते हैं, जैसे कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में, और मसाला बोर्ड की यदि बात की जाए तो कोचीन केरल में इसका मुख्यालय है। क्या दोस्तों, कोचीन केरल में इसका मुख्यालय है। और तंबाकू बोर्ड की यदि बात की जाए तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है। साथ ही दोस्तों इसका नया नाम है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और चाय बोर्ड की यदि बात की जाए तो इसका कोलकाता में मेन मुख्यालय है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, लेकिन छोटे छोटे ब्रांच जैसे असम के जोरहाट में और तमिलनाडु के कुन्नूर में भी है। और साथ ही दोस्तों शहरी कल्चर में रेशम कीट पालन किया जाता है, एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन, वीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन, पीसी कल्चर में मछली पालन, एरोपोनिक्स में हवा में पौधों को उगाना, और हाइड्रोपोनिक्स में जो है जल में पौधों को उगाना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है उनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।